नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल राजपुर न्यू राजस्थान पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम यहां पर भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपसे एक वादा किया था कि प्रत्येक टॉपिक समाप्त होने पर मैं आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न जो होंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण होंगे और जो पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का एक संग्रह मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो हमने भारत का सामान्य परिचय पढ़ा है और भारत का सामान्य परिचय पढ़ने के बाद में हम भारत के सामान्य परिचय जो हैं उसके प्रश्नोत्तरी की हम बात करने वाले हैं आज की परीक्षा में। तो मित्रों, आज इस वीडियो को आप पूरा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाने की कृपा करें। देखिए मित्रों, हम इस वीडियो के माध्यम से आज भारत के परिचय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उन प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं। तो आप अपने आप में उन प्रश्नों का, क्योंकि हमें जब तक प्रश्नों की प्रवृत्ति नहीं पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तब तक हम वहां से प्रश्न नहीं बना सकते हैं। हमें जिस प्रकार से प्रश्नों का पता चल पाएगा कि ऐसी प्रकृति के प्रश्न या प्रवृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमारे दिमाग में नए नए प्रश्न उपज पाएंगे वहां से। लेकिन हमें अगर जब पता ही नहीं होगा कैसे प्रश्न यहाँ से बन सकता है तो हम वहां से प्रश्न नहीं बना सकते हैं। लेकिन प्रश्न बहुत जरूरी है कि ऐसे प्रश्नों को आप जरूर देखें ताकि इस टॉपिक से बहुत सारे और प्रश्न आप बना सकें। तो देख लीजिए, भारत का जो परिचय, सामान्य परिचय हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक था मित्रों भारत का सामान्य परिचय। और भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत मित्रों हम आज बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम बात कर रहे हैं भारत का जो सामान्य परिचय है इसके संदर्भ में कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। सीधा सा वन लाइनर प्रश्नों की हम बात करेंगे। अगली क्लास में फिर बहुविकल्पी प्रश्न मैं आपके सामने लेके आऊंगा किस प्रकार से प्रश्नों की प्रवृत्ति होती है। आज सीधा सा हम बात करना चाहेंगे कि मित्रों हम जो हमारा भारत की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करना चाहूं कि हमारा ये जो भारत है इस प्रकार से ये जो वर्तमान में हमारा इस प्रकार से भारत है मित्रों, हम देखना चाहेंगे कि ये जो हमारा भारत है इस प्रकार से, और इस भारत के अंतर्गत मित्रों हम बात करना चाहें कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो सामान्यतः अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्नों की प्रवृत्ति यहाँ पर होती है, उनकी हम बात करने का प्रयास यहाँ पर करने वाले हैं। तो देख लीजिएगा मित्रों, ये जो हमारा भारत है इस प्रकार से, ये पूर्वोत्तर भारत है और ये जो भारत है हमारा, इस भारत में मित्रों हम बात करना चाहें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है मित्रों कि भारत की जो जलवायु है वो कैसी है। तो मित्रों आप याद रखना, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु है हमारे भारत की जो जलवायु है मित्रों कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। आप इस मानसूनी शब्द को जरूर से जरूर याद रखें साथ में, क्योंकि प्रश्न कई बार इस प्रकार से पूछा जाता है मित्रों कि भारत की जलवायु जो है निम्न में से है और वहां पर उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय या फिर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, तो मानसूनी शब्द जरूर साथ में होगा, तो आप इसको जरूर याद रख लें, मानसूनी। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे भारत की है। भारत जो हमारा है और इसका राष्ट्रीय विरासत जो पशु है वो कौन सा है। तो मित्रों बताइए, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा होगा, आप बताएं। देख लीजिएगा, हाथी होगा। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा होगा, हाथी। जबकि राष्ट्रीय पशु क्या है मित्रों, राष्ट्रीय जो पशु होगा वो क्या है, बाघ है। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। देखिए, राष्ट्रीय विरासत पशु है तो हाथी हो, राष्ट्रीय पशु अगर है तो क्या है, बाघ है। हम मित्रों बात करना चाहेंगे राष्ट्रीय पक्षी,
राष्ट्रीय पक्षी है, तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है मित्रों? मोर है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मोर है। चलिए हम बात करना चाहेंगे मित्रों, मोर राष्ट्रीय पक्षी है तो हमारा राष्ट्रीय जो पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प है तो मित्रों कमल का फूल है। क्या है? राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल का फूल। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष की अगर मित्रों हम बात करें तो बरगद है। क्या है मित्रों? बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा? बरगद होगा। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष जो क्या है? बरगद है। और हम बात करना चाहें मित्रों तो राष्ट्रीय जो चिन्ह होगा, राष्ट्रीय चिन्ह, देखिए राष्ट्रीय चिन्ह की हम अगर बात करना चाहें मित्रों तो राष्ट्रीय चिन्ह होता है अशोक स्तंभ। क्या होता है? अशोक स्तंभ। तो राष्ट्रीय चिन्ह की हम बात करना चाहेंगे तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हमारा? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को क्या माना गया है? राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। चलिए और आगे मित्रों हम बात करना चाहें इसके आगे तो राष्ट्रीय जो गान है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान क्या है मित्रों? जन गण मन, जन गण मन। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है? जन गण मन। और जन गण मन जो है ये इसके रचयिता है कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसके क्या है? रचयिता है। रविंद्रनाथ टैगोर भारत बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान के रचयिता है और हमारे भारत के भी सोनार अमला जो है वहां के, और हमारे भारत का जनगण मन इसके भी जो है एक कवि है ये, जो इनके जनगण मन के रचयिता है राष्ट्रीय जनगण। ठीक है, राष्ट्रीय गान। हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत, ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार सीधे के सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर याद रख लें कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय जो है चिन्ह क्या है। राष्ट्रीय गीत की अगर मित्रों हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। और वंदे मातरम के जो रचयिता है वो कौन है? वंदे मातरम की रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है मित्रों? बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम, और इस वंदे मातरम के क्या है? रचयिता है। चलिए देख लेंगे हम हमारे भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा। तो राष्ट्रीय भाषा क्या है मित्रों? हिंदी। हमारे देश की जो राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। राष्ट्रीय लिपि, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। देवनागरी। हमारे भारत की जो राष्ट्रीय लिपि होगी वो क्या होगी मित्रों? देवनागरी लिपि होगी भारत की। हम बात करना चाहें हमारे भारत का राष्ट्रीय जो वाक्य है, राष्ट्रीय जो वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। क्या है मित्रों? सत्यमेव जयते। सदा सत्य की विजय होती है। ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय वाक्य है। राष्ट्रीय वाक्य हमारा सत्यमेव जयते। हम बात करना चाहें हमारा राष्ट्रीय जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज, हम सीधे सा बात करें, राष्ट्रीय जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, और राष्ट्रीय ध्वज क्या है मित्रों? राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा। क्या है? तिरंगा। हम बात करना चाहें कि तिरंगा सबसे पहले इसके डिजाइनर कौन थे, तो पिंगली वैकिया, पिंगली वैकिया नाम के एक व्यक्ति थे। ये इसके क्या थे? डिजाइनर थे। हमारा जो तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज, इसके जो डिजाइनर थे पिंगली वैकिया नाम के एक व्यक्ति थे। और ये राष्ट्रीय ध्वज जो है मित्रों हमारे भारत को अगर अपनाया गया था, इसको अपनाया कब गया था ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो मित्रों इसको अपनाया गया था 22 जुलाई
1949, 22 जुलाई 1949 संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, और उस संविधान सभा की बैठक में इसको 22 जुलाई 1949 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। हम बात करना चाहें कि सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज पहली बार लाल जो किला है, और लाल किले पर सर्वप्रथम या पहली बार फहराया गया, पहली बार तो मित्रों 16 अगस्त 1947 पहली बार लाल किले पर अगर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था तो 16 अगस्त 1947 को। और फहराने वाले पहली बार कौन थे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, इन्होंने सबसे पहले हमारे भारत की लाल किले पर जो है पहली बार जो है इस तिरंगा को पहनाया था। हम मित्रों बात करना चाहें तिरंगा के संदर्भ में ही, और तो ये जो तिरंगा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ये 3 रंग जो इसमें होते हैं देख लीजिएगा। हम बात करना चाहेंगे कि इस प्रकार से होता है ये जो मान लीजिए इस प्रकार से तिरंगा है हमारा, ठीक है। इसमें हम बात करना चाहेंगे मित्रों, तो सबसे ऊपर जो होता है केसरिया, सबसे ऊपर तो कौन सा होता है? केसरिया होता है। इसके बाद में बीच में होता है सफेद, श्वेत रंग, ठीक है। और इसके बाद में नीचे होता है मित्रों केसरिया होता है, सफेद होता है, और इसके बाद में अगर मित्रों हम बात करना चाहें तो हरा होता है। कौन सा होगा? हरा, हरा रंग। इन 3 रंगों से मिलकर हमारा क्या बना? तिरंगा। 3 रंगों से मिलकर क्या बना है? तिरंगा। हम मित्रों बात करना चाहेंगे तो केसरिया जो रंग है ये साहस और ताकत, साहस, बलिदान, ताकत का हमें जोश, यानी इसका हमें संदेश देता है। सफेद जो कलर है ये शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। और हम बात करना चाहें तो हरा रंग है विकास का प्रतीक। हरा किसका प्रतीक है? विकास का प्रतीक है। इस प्रकार से हमारा जो ये तिरंगा है, कई बार इसके अनुपात में पूछ लिया जाता है कि तिरंगा की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है, इसकी लंबाई व चौड़ाई का जो अनुपात होगा वो 3:2 होगा। ये मित्रों बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप याद रख लें। ये तो होता है 3 और ये होती है 2। तो इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई, अगर चौड़ाई लंबाई आएगा तो 2 3 होगा। आप बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको रटे नहीं, समझ लें थोड़ा सा, क्योंकि रटने से आप भूलेंगे कि प्रश्न अगर मान लीजिए आपके सामने दे दिया चौड़ाई लंबाई का अनुपात तिरंगे का क्या है, तो आप 3 2 नहीं करेंगे, वहां पर क्या आ जाएगा फिर 2 और 3। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 है। आप इसको इस प्रकार से सीधा सा याद रख लें। चलिए मित्रों, ये जो बात हम फिर से बात करना चाहेंगे, देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे भारत का जो सामान्य परिचय, इसकी महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है 1 लाइनर की मैं बात कर रहा हूं आज। भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। सीधा सा याद रखना है आपको, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय विरासत जो पशु है हाथी होगा, और राष्ट्रीय पशु कौन सा है बोलो? बाघ होगा। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा? बरगद। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है मित्रों? तो अशोक स्तंभ है। और राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। और रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय जो गीत है वो वंदे मातरम, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा था। और राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। और राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी है। और हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है ये क्या होगा? सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। और सबसे पहली बार डिजाइन किसने किया था? पिंगली वैकिया ने किया था। और लाल किले पर पहली बार ये अगर पहनाया गया था तो 16 अगस्त 1947 को पहनाया गया था। और किसके द्वारा पहनाया गया था ये? तो मित्रों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पहनाया गया था लाल किले पर। पहली बार अगर अपनाया गया था ये तो 22 जुलाई 1949 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें ये जो है तिरंगा अपनाया गया था हमारे भारत के लिए। इस प्रकार से तिरंगा 3 रंगों से बना हुआ है। सबसे ऊपर केसरिया होगा, फिर सफेद होगा, और फिर क्या होगा? हरा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करना चाहें
केसरिया रंग जो होता है साहस और बलिदान और ताकत का प्रतीक होता है। सफेद रंग है शांति का प्रतीक और हरा रंग है विकास करते रहें इसका प्रतीक है। और इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो मित्रों कितना है, 3:2 है। इसके बीच में जो मित्रों एक चक्र बना है और उस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, 24 तिल्लियां हैं। तिरंगे के बीच में जो चक्र बना हुआ है और इस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं मित्रों, इसमें 24 तिल्लियां हैं। कितनी हैं, 24 तिल्लियां हैं। और ये 24 जो तिल्लियां हैं ये हमें क्या संदेश देती हैं, निरंतर प्रगति करते रहें, निरंतर प्रगति करते रहना चाहिए। ये 24 तिल्लियां यानी चल रही हैं तो निरंतर प्रगति हमें करता रहना चाहिए। ये मध्य में जो है ये 24 तिल्लियां इस प्रकार से हमारे तिरंगे के बनी हुई हैं। तो ये हमने इस प्रकार से बात की है। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 आपको याद रखना है, रटना नहीं ये चीजें। और जो बीच में चक्र बना हुआ है इसमें 24 तिल्लियां हैं और ये हमें क्या संदेश देता है, लगातार प्रगति करते रहना चाहिए। और अगर हम इसी प्रकार के प्रश्न बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हालांकि कल की क्लास में मैं आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न लेके आऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों, हम बात करना चाहें तो हम बात करेंगे राष्ट्रीय जो नदी है, हमारे भारत की जो राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय नदी है गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जो जीव होगा वो होगा, बताइए, आप बताइए राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है भारत का। कमेंट कर देना आप कि राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, बताइए आप। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, हम भारत के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं अभी, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन। याद रख लें आप, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो क्या है, डॉल्फिन है। तो आप याद रखें सीधा सा, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है, डॉल्फिन है। इस प्रकार से और अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो आगे देखिएगा आप। हम भारत के सामान्य परिचय के प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे हैं मित्रों। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले हम जो बात करें, हमारे भारत जो वर्तमान में ये है और इस भारत के जो नाम दिए गए थे, भारत के जो नाम हैं, अन्य नाम यानी हम कहें अन्य नाम। देखिए, एक तो इसको कहा गया था आर्यावर्त, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं अन्य नाम। आर्यावर्त इसको कहा गया था, ठीक है। और इसके बाद में इसको कहा गया था, ये कौन से द्वीप पर है, जम्बू द्वीप पर बसा हुआ, हालांकि जम्बू द्वीप है। इसके बाद में इसको भारतवर्ष कहा गया था, आर्यावर्त भारत वर्ष कहा गया था महान राजा भरत के नाम पर। और एक इसको कहा गया था मित्रों हिंदुस्तान कहा गया था, हिंदुस्तान सिंधु नदी के कारण। और एक इसको कहा गया था मित्रों इंडिया कहा गया था। और इसको कहा गया था सोने की चिड़िया कहा जाता था। और मित्रों अगर हम बात करें सोने की चिड़िया के अलावा, तो इसको हमारे भारत को प्राचीन काल में विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता था। आदि नामों से हमारे भारत को जाना गया है। हम बात करना चाहें कि संविधान में कौन कौन से नामों का उल्लेख है। ये प्रश्न कई बार आपके सामने पूछा जाता है कि भारत के कौन कौन से नाम हैं जो संविधान में हैं। तो भारत के 2 नाम हैं जो संविधान में हैं, भारत व इंडिया। ये 2 नाम हैं जो संविधान में उल्लेखित हैं हमारे भारत के। तो आप इस प्रकार से प्रश्न को याद रख लें कि भारत के संविधान में जो नाम उल्लेखित है, 2 नाम हैं, भारत और इंडिया। ये 2 नाम हमारे जो है उल्लेखित हैं। हम बात करना चाहेंगे कि हमारा ये जो भारत है और इस भारत की जो राजधानी है, राजधानी क्या है मित्रों, तो नई दिल्ली है। राजधानी क्या है, नई दिल्ली।
देखिए, आप बात करना चाहेंगे नई दिल्ली 1912 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1912 में। कोलकाता से 1912 में किसको बना दिया गया था? नई दिल्ली बनाया गया था। एक बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, भारत की राजधानी निम्न में से है। मित्रों, स्टूडेंट जल्दबाजी में बहुत सारे प्रश्न गलत कर जाते हैं। देख लीजिएगा आप, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था ये कि भारत की राजधानी निम्न में से है, और ए ऑप्शन में दिया हुआ था दिल्ली, बी ऑप्शन में था कोलकाता, सी ऑप्शन में था चेन्नई, और डी ऑप्शन में था नई दिल्ली। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि छुट्टे भागते ही कि भारत की राजधानी, अरे हाँ यार दिल्ली, हो गया गलत। प्रश्न सीधा सा है, प्रश्न हमें आ भी रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देखने के चक्कर में वो गलत हो रहा है, हमें पढ़ने के चक्कर में हमसे क्वेश्चन गलत हो रहा है। इसलिए आप ऐसे प्रश्नों को जरूर याद रखें। जो भी प्रतियोगी परीक्षा आप देने जाते हैं, अपने आप में आत्मसात करना इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं। हम परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही हमें क्या सोचते हैं, अरे यार ये 3-4 प्रश्न तो आते आते ही गलत हो गए मुझसे, आते आते ही गलत हुए ना, तो इसका मतलब आपने जो उन प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया। अगर थोड़ा सा भी आप उन प्रश्नों पर ध्यान दे लेते तो आपके वो प्रश्न गलत नहीं होते। अरे जो नहीं आ रहे हैं वो तो गलत हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो आने वाले प्रश्न है वो गलत हो रहे, ठीक है ना। इसी प्रकार से मैं बात करना चाहूं कि हमारे राजस्थान से संसद में कितनी सीटें हैं। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था संसद में कितनी सीटें हैं, और पहले ऑप्शन में दिया हुआ था 25, दूसरे ऑप्शन में 10, तीसरे ऑप्शन में 35 और दिया हुआ था 45, ठीक है। संसद में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 10, कुल मिलाकर संसद, देखो शब्द क्या आया है यहां पर, संसद। संसद में कितनी है? 25 प्लस 10 तो बराबर 35। लेकिन अधिकांश विद्यार्थी ने क्या उत्तर कर दिया? 25। और हाँ, लोकसभा में 25। और बाहर आके जब देखने लगे कि हाँ मेरा सही है, फिर जैसे ही किसी ने बताया कि नहीं, इस प्रकार से देखो संसद पूछा गया है, अरे यार ये प्रश्न तो आता ही गलत हो गया, तो बहुत अच्छी तरह आता है मुझे, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा जो पूछा गया था, लोकसभा की कितनी सीटें हैं राजस्थान में, इस प्रकार से पूछा जाता था। लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था कि संसद में कितनी सीटें हैं। तो इस प्रकार से 35 नहीं आएंगी, कितनी आएंगी यहाँ पर? 35 सीटें हैं संसद में, कितनी है? 35। तो ऐसे प्रश्नों से भी आप जो है जो सामना करने से बचे, ऐसे प्रश्नों का सामना सही ढंग से करें। मेरा मतलब कहने का ये है कि हमें जो प्रश्न आ रहे हैं उनको तो हमें गलत नहीं करना है। आप एक चीज को जरूर बात मान लीजिएगा कि जो आदमी हमारे बारे में बहुत अच्छा सा जानता होगा वही हमें धोखा दे सकता है, क्योंकि जो हमें जानता ही नहीं होगा वो धोखा नहीं दे सकता हमें। ऐसा कैसा कंडीशन यहाँ पर लागू होती है कि जो प्रश्न आपको आ रहा है वही आपसे गलत होने जा रहा होगा, क्योंकि जो नहीं आ रहा होगा वो गलत नहीं, और जो प्रश्न में आता है उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अरे यार ये तो मुझे आता है, थोड़ा सरल प्रश्न आ गया, और वो सरल प्रश्न ही हमसे क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को गलत करने से आप अगर रोकेंगे तो आप परीक्षाओं में सफल होंगे, ये 100% गारंटी है। क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 1 या 2 या आधा नंबर से ही विद्यार्थी रहते हैं। जो आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में है उनमें बहुत कम अंकों से जो है वो एकदम लेवल पे पहुंचने के बाद में भी रह जाते हैं कुछ विद्यार्थी। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो जो सही प्रश्न है उनको गलत ना करें, ताकि अपने आप में पछतावा ना हो सके। ऐसे प्रश्नों का पछतावा हमेशा जिंदगी भर रह सकता है। मान लीजिए हम आधे एक प्रश्न से नंबर से रहे प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल, तो आपको हमेशा जिंदगी में ये पछता रहेगा कि यार उस समय अगर मैं देख लेता तो ऐसे प्रश्नों से आप बचे। तो हमारे भारत की राजधानी क्या होगी? नई दिल्ली। और नई दिल्ली को कोलकाता से कब बदला गया था मित्रों? इसको कोलकाता से बदला गया था कब? 1912 में बदला गया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत जो हमारा है और इस भारत की जो विश्व में है, ये विश्व में कहां पर स्थिति है विश्व के संदर्भ में, तो ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री अक्षांश, और ये जो आता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो हमारे भारत में, हमारा जो भारत है विश्व की दृष्टि से अगर हम बात करें तो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में।
कौन से गोलार्ध में होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगा। हम भारत को ही देखना चाहें एशिया के संदर्भ में, तो हमारा भारत एशिया के संदर्भ में आता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया में। दक्षिण पश्चिम जो दिशा है यहां पर आता है एशिया के संदर्भ में, ठीक है। यानी एशिया के दक्षिणी भाग और एशिया के दक्षिणी भाग के भी जो है मध्य में आता है लगभग, और दक्षिण पश्चिम दिशा में एशिया में आता है हमारा भारत, ठीक है। हाँ जी, इस प्रकार से और हम बात करना चाहें कि हमारे भारत एशिया में यहाँ पर आता है। हमारा जो भारत है, इस भारत की अगर हम बात करें मित्रों, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, ये भी कई बार प्रश्नोत्तर आता है, जैसा कि मैं बताऊंगा आगे की क्लास में। हमारा भारत है, इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति क्या है मित्रों, देख लेंगे आप, 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय जो स्थिति होगी इसकी, देशांतरीय स्थिति वो होगी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्योंकि किस गोलार्ध में है ये? पूर्वी देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में आता है हमारा भारत, और अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हुआ, तो देशांतर पूर्व पूर्व और अक्षांश उत्तर उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण होगा। अगर इसका विस्तार भी देखें तो इनका क्या हो जाएगा मित्रों, अंतर होगा, मैं आपको ये दे चुका हूं। चलिए हम बात करना चाहें कि हमारा जो भारत है और भारत की जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा, ये भारत की मानक समय रेखा कौन सी आंकी गई है? तो मित्रों, भारत के मध्य से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसको क्या माना गया? भारत का मानक समय माना गया है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? तो मिर्जापुर, कहां से? मिर्जापुर में एक स्थान पड़ता है नैनी, मिर्जापुर नैनी इलाहाबाद में है जो है यूपी, यहां से होकर हमारे जो है भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। मिर्जाबाद नैनी इलाहाबाद यूपी से होकर गुजरती है भारतीय जो मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से गुजरती है? अगर मित्रों राज्य हमारे सामने प्रश्न पूछा जाता है तो कितने राज्यों से गुजरती है? ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। तो आप यहीं पे देखना चाहेंगे, देख लीजिएगा। सबसे पहला यहाँ पर आता है मित्रों, ये मान लीजिए इस प्रकार से गुजर रही है हमारे भारत का मानक समय रेखा, ठीक है। इस प्रकार से सबसे पहला राज्य यहाँ पर आएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा आएगा ये? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में मित्रों ये आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है ये छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा और फिर आता है आंध्र प्रदेश। सबसे पहले यूपी, यूपी के बाद में एमपी, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में ओडिशा और ओडिशा के बाद में मित्रों आता है आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से इन 5 राज्यों से उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ये मानक समय रेखा गुजरती है। तो आपसे यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, इतना आप याद रख लें। हम बात करें कि हमारे भारत की लंबाई चौड़ाई जो है, देख लीजिएगा मित्रों, भारत के अन्य जो नाम है आर्यव्रत होगा, भारतवर्ष होगा, हिंदुस्तान होगा, इंडिया होगा, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और विश्व गुरु के नाम से हमारे भारत को जाना जाता था। संविधान में अगर नाम उल्लेखित है तो सिर्फ 2 ही हैं, भारत और इंडिया। और राजधानी है तो कौन सी है? नई दिल्ली, जो 1912 में कोलकाता से बनाई गई थी नई दिल्ली को। और भारत विश्व की स्थिति में आता है तो उत्तरी पूर्वी में, और एशिया के संदर्भ में आता है तो दक्षिणी एशिया में आता है, और दक्षिणी एशिया के भी मध्य में स्थित है। मध्य में हम कह सकते हैं, दक्षिण पश्चिम भाग में थोड़ा सा इस प्रकार से, तो मध्य में स्थित है। और अक्षांश से स्थिति आती है तो 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 तक। मुख्य भूमि का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट, जबकि भारत का दक्षिणतम अक्षांश होगा 6 डिग्री 45 मिनट और 18 सेकंड, जो कि इंदिरा पॉइंट एकदम दक्षिणतम स्थित है। देखिए देशांतर जो स्थिति होगी 68 डिग्री 7 मिनट पूरी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर। भारत का जो मानक समय होगा 82.5 डिग्री पूरी देशांतर होगा। और ये कहां से गुजरती है? मिर्जापुर नैनी इलाहाबाद से गुजरती है। और यह कितने राज्यों से गुजरती है मित्रों? 5 राज्यों से गुजरती है, जो हमने ये देखा इस प्रकार से। चलिए हम देखना चाहेंगे हमारे भारत की जो भौगोलिक लंबाई चौड़ाई है, हमारे भारत की जो हमारा ये भारत है और इस भारत की लंबाई और चौड़ाई देखना चाहेंगे मित्रों। भारत की लंबाई व चौड़ाई, देखिए भारत की जो लंबाई है मित्रों ये तो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और भारत की जो चौड़ाई है मित्रों ये है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933।
देख लेना चाहेंगे आप, यहां से यहां तक जो इसकी चौड़ाई है, यानी ये जो यहाँ पर आता है कैप कैमरून या कन्याकुमारी, और यहाँ पर आता है इंदिराकोल, इंदिराकोल से कैप कैमरून की जो है वो तो है मित्रों 3214 किलोमीटर लंबाई। ठीक है, यहाँ पर जो आता है गोरमेटा या गोहरमोती, यहाँ से और जो आता है मित्रों वालांगू, यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप चारों बिंदु भी याद होंगे। इंदिरा पॉइंट हमारे भारत का उत्तरी बिंदु है, दक्षिणी पॉइंट है तो कैप कैमरून या कन्याकुमारी, पश्चिमी बिंदु है तो गोरमेटा या गोहरमोती, और वालांगू जो है ये है पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ से एक बार पिछले ही सेकंड ग्रेड की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि भारत की उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सीधे सीधे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं एक प्रश्नोत्तरी आपके सामने ये लेके आया हूं ताकि आप सरल से सरल प्रश्नों को सही तरीके से हल कर सकें। मित्रों आगे हम बात करना चाहें तो हमारा ये जो भारत है, इस भारत की जो कुल सीमा है, कुल सीमा तो कितनी हमारे भारत की 22,716.6 किलोमीटर। कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर। इसमें से हम मुख्य रूप से दो भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। मुख्य रूप से एक तो आती है मित्रों जो है स्थलीय सीमा, और एक आती है तटीय सीमा। क्या आएगी? तटीय सीमा। फिर हम इस तटीय सीमा को भी दो भागों में जो है बांट सकते हैं। एक तो आती है मित्रों यहाँ पर तटीय ही सीमा कह देंगे, तटीय सीमा, और एक कहेंगे मित्रों इसको द्वीपीय सीमा। इस प्रकार से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। स्थलीय सीमा है तो हमारे भारत की 15,200 किलोमीटर आती है। कितनी आती है? 15,200 किलोमीटर, जो कि स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। कितने देशों से? 7 देशों से लगती है। ये 7 देशों से लगती है स्थलीय सीमा। हम बात करें तटीय सीमा तो मित्रों 6100 किलोमीटर है हमारे भारत की तटीय सीमा है, और हम बात करें द्वीपीय सीमा तो 1416.6 किलोमीटर हमारे भारत की क्या आती है? द्वीपीय सीमा आती है। इस प्रकार से तटीय जो सीमा है ये हमारे भारत के 9 राज्यों से लगती है, और स्थलीय सीमा है तो हमारे भारत के 16 राज्यों से लगती है। वर्तमान में कितने राज्यों से? 16 राज्यों से। पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले 17 राज्य होते थे, जम्मू कश्मीर राज्य और हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में कितने? 16 राज्य हैं जिनसे जो है स्थलीय सीमा लगती है, और तटीय सीमा लगती है तो कितने राज्यों से लगती है? जो है मित्रों ये 9 राज्यों से लगती है। और द्वीपीय सीमा है ये बंगाल की खाड़ी इस प्रकार से यहाँ पर, और यहाँ पर है ये लक्षद्वीप। इस प्रकार से बहुत सारे जो द्वीपीय सीमा है ये 1416 किलोमीटर की द्वीपीय सीमा लगती है। इस प्रकार से हमने देखा। चलिए मित्रों हम बात करते हैं कि हमारे भारत की जो लंबाई है वो तो है कितनी? 3214 किलोमीटर। चौड़ाई है कितनी? 2933 किलोमीटर। कुल सीमा है 22,716.6। स्थलीय सीमा है तो 15,200, और कितने देशों से? 7 देशों से लगती है, और कितने राज्यों से? हमारे भारत के 16 राज्यों से लगती है। तटीय सीमा जो है, और तटीय सीमा कितने को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। तटीय सीमा 6100 किलोमीटर 9 राज्यों से, और द्वीपीय सीमा है जो 1416.6 किलोमीटर जो है लगती है। और अगर मित्रों इसके आगे हम बात करना चाहें तो हमारे जो भारत है, इस भारत से जो सीमा है समुद्री सीमा, देखिए भारत की जो समुद्री सीमा है, और समुद्री सीमा की प्रश्न अगर कई बार पूछे जाते हैं तो देख लीजिएगा। एक तो होती है प्रादेशिक सीमा। क्या होती है? प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक जो सीमा है ये मित्रों आधार जो रेखा होगी, जैसे मैं यहीं पे बनाना चाहूंगा, ये हमारा इस प्रकार से दक्षिणी भारत है। ठीक है, ये दक्षिणी भारत इस प्रकार से, और ये तो क्या है मित्रों? ये आधार रेखा, यानी इन टेढ़े मेढ़े स्थलों को मिलाने वाली रेखा तो है आधार रेखा। इस प्रकार से है ये, मान लीजिए आधार रेखा। ठीक है, ये आधार रेखा है। ये तो है आधार रेखा, और इनके बीच में जो ये आता है ये आंतरिक जल आता है। ठीक है, हम बात यहां पर करें प्रादेशिक सीमा। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, कितना? 12 नॉटिकल मील या समुद्री जो मील है, 12 समुद्री मील की जो दूरी है वो तो क्या होती है? प्रादेशिक सीमा होती है। और इसके बाद में हम बात करना चाहेंगे मित्रों, तो यहां से आधार से रेखा से और 24 समुद्री मील जो है, 24 समुद्री मील, ये है 24 समुद्री मील, और 24 समुद्री मील संलग्न क्षेत्र हम कह देंगे सीधा सा
संलग्न क्षेत्र जो है कहलाता है। और इसके बाद में हम बात करें तो 200 समुद्री मील है, यहां तक आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक जोन आता है मित्रों। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये जो आता है ये लगभग 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील कहां से, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है। और इसके बाद में मित्रों ये जो अंतिम क्षेत्र बच गया ये क्या आता है, उच्च सागर। ये क्या आ जाता है, उच्च सागर। इसके चारों तरफ ये है उच्च सागर, सभी देशों का समान अधिकार है, यहाँ पर है वैज्ञानिक खोज की जाती है और जो है नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है और प्राकृतिक संसाधनों का जो है दोहन कर सकते हैं। यहाँ पर सीमा शुल्क वगैरह जो 24 है संलग्न क्षेत्र है, यहाँ पर जो है सीमा शुल्क वगैरह ले सकते हैं।